आप भी सोच रहे हो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, गोल्ड या डॉलर में लोग पैसे कैसे कमा लेते हैं, MT4 लेवरेज पिप्स ये सब क्या होता है। ये वीडियो आपके लिए है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, जॉब वाले हो या घर बैठे एक नए इनकम सोर्स की तलाश में हो। फॉरेक्स एक ऐसी स्किल है जो आपको दुनिया के सबसे बेस्ट और बड़े फाइनेंशियल मार्केट से जोड़ती है। लेकिन शुरुआत सही तरीके से नहीं करें तो बहुत ज़रूरी है कि आप शुरुआत सही से करें। गलतियां कॉस्टली होती है, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। फॉरेक्स क्या है, गोल्ड XUSD ट्रेड कैसे करते हैं और बिगिनर ट्रेड कैसे बनता है स्मार्ट ट्रेडर। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये सीरीज स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पास जीरो नॉलेज है। यहाँ से आपका ट्रेडिंग जर्नी शुरू होता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है? देखो, फॉरेक्स ट्रेडिंग को हम लोग फॉरेन एक्सचेंज ही बोलते हैं और FX ट्रेडिंग ही बोलते हैं, ठीक है। जब भी एक करेंसी को दूसरे करेंसी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं या उसके अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वन ऑफ द मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड मार्केट है पूरी दुनिया में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम आता है इसी में आता है, क्योंकि 6.6 ट्रिलियन डॉलर पर डे इसमें ट्रांजैक्शन होता है, जो कि हर कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, बैंक हो गया या इंडिविजुअल जैसे इंडिया का हो गया BSE NSE, उससे कई गुना ज़्यादा है। सबसे पहले मार्केट साइज देखो। मार्केट साइज फॉरेक्स का 6.6 ट्रिलियन डॉलर है पर डे का, जो कि जेफ बेजोस है उसका 35x होता है। यूके का जो एनुअल GDP है उसका 2.5 गुना होता है। तो 6.6 ट्रिलियन का मतलब ये समझो कि इसका कितना वॉल्यूम होता होगा, कितना एक करेंसी से दूसरे करेंसी का अगेंस्ट ट्रेड होता है, एक करेंसी से दूसरे करेंसी में कन्वर्जन होता है, ठीक है। सबसे पहले देखो कि अब ये पता करते हैं कि हु ट्रेड फॉरेक्स। फॉरेक्स ट्रेड करता कौन है? देखो, फॉरेक्स मेनली वो ट्रेड करता है जो मेजर प्लेयर होता है। इसमें कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है, हेज फंड्स होते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होता है और इंडिविजुअल रिटेलर जो हम लोग हैं, ठीक है। हम लोग एक इंडिविजुअल रिटेल ट्रेडर हैं, जो हम लोग भी ट्रेड करते हैं, लेकिन जो मेन रोल होता है इन्वेस्टमेंट बैंक का होता है, सेंट्रल बैंक का होता है, हेज फंड्स वगैरह का होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि करेंसी पेयर क्या होता है। फॉरेक्स में करेंसी पेयर्स होते हैं, ठीक है। फॉरेक्स में करेंसी पेयर देखो, अब फॉरेक्स पेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू करेंसीज दैट आर ट्रेडेड अगेंस्ट ईच अदर। मैंने पहले क्या बताया था कि जो एक दूसरे का, सपोज आप GBP USD है, ठीक है, GBP को आप USD के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो, या आप ये बोलो कि USD को हम GBP के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं करेंसी पेयर, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ यूरो USD, इसका मतलब हुआ कि यूरो को हम लोग USD के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और USD JPY में USD को हम लोग JPY जो जापानीज येन है उसके अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं। JPY USD में हम लोग ब्रिटिश पाउंड को अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं US डॉलर का, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं करेंसी पेयर्स, ठीक है। अब देख लो, कैड हो गया, यूरो हो गया, MXN हो गया, AUD हो गया, JPY हो गया, CNH हो गया, JPY हो गया, ठीक है। तो ये सब जो पेयर है इसको ISO कोड से डिनोट किया जाता है। ISO कोड क्या होता है? कोई भी करेंसी का जो फर्स्ट का 3 लेटर होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ISO कोड, ठीक है। एक यूनिक कोड दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ISO कोड, उसी से डिनोट किया जाता है मेनली, ठीक है। अब देखो, फॉरेक्स ट्रेडिंग में ही आता है कमोडिटीज। एक होता है करेंसी पेयर्स, एक होता है कमोडिटीज, और भी बहुत सारे होते हैं, इंडिसीज होते हैं, एनर्जी होता है, सब अलग अलग होता है, ठीक है। मेनली जो कमोडिटीज में देखो क्या क्या आता है। इन फॉरेक्स ट्रेडिंग कमोडिटीज रेफर्स टू रॉ मटेरियल और प्राइमरी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स दैट आर ट्रेडेड ऑन स्पेशलाइज्ड एक्सचेंज। दिस इंक्लूड आइटम्स लाइक क्रूड ऑयल, कच्चा तेल हो गया, गोल्ड हो गया, नेचुरल गैस हो गया, वेट हो गया, कॉटन हो गया, ये सब जो है सारा कमोडिटीज होता है, ठीक है। कमोडिटीज ये बहुत तरह का होता है, कोई रॉ कमोडिटी होता है, कोई हार्ड मेटल होता है, कोई सॉफ्ट मेटल होता है, ठीक है। तो कमोडिटीज में ये सब इंक्लूड होता है, ठीक है। फॉरेक्स में दो तरह का बस ये समझो कि एक होता है करेंसी पेयर, एक होता है कमोडिटीज, ठीक है। अब देखो, कमोडिटीज मार्केट को मैंने जो बताया आपको, मेटल्स में होता है, एग्रीकल्चर होता है जिसको सॉफ्ट हम लोग बोलते हैं, सॉफ्ट कमोडिटीज, और एक होता है एनर्जी, ठीक है। मेटल्स में आपको कॉपर आ जाता है, गोल्ड आ जाता है, प्लेडियम आ जाता है, प्लेटिनम आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, इन सब में ट्रेड होता है, ठीक है।
इसका कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, कुछ फॉरेक्स, अगर फॉरेक्स पेयर के अगेंस्ट करोगे तो वो फॉरेक्स में आ जाएगा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। इंडिया में MCX होता है गोल्ड के लिए। एग्रीकल्चर में देखो कॉफ़ी हो गया, कॉर्न हो गया, कॉटन हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, वेट हो गया, तो इन सब का कनेक्शन होता है कमोडिटीज़ मार्केट से, ठीक है। एनर्जी में देखो US क्रूड ऑयल हो गया, UK क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ठीक। अब देखो जो हम लोग का मेन टॉपिक है फॉरेक्स में करेंसी पेयर्स है, एक गोल्ड ट्रेडिंग है, ठीक है। आजकल जो 99% लोग गोल्ड ट्रेड करते हैं क्योंकि गोल्ड में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो देखो इन फॉरेक्स ट्रेडिंग गोल्ड इज ट्रेडेड एज द करेंसी पेयर्स, ठीक है। मैं आपको क्या बताया था, जब भी गोल्ड अगर हम लोग फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो गोल्ड को हम लोग अगेंस्ट करेंगे, ट्रेड किससे करेंगे, USD पेयर से, ठीक है। क्योंकि आप ये चीज़ देखो, USD जो है सबसे ज़्यादा जो माना जाता है, सबसे वैल्यूएबल जो एक्सचेंज कॉइन होता है, फॉरेक्स कॉइन है, USD को ही माना जाता है। कोई भी डील होता है USD में होता है, कुछ भी आप कहीं पेमेंट भी करते हो तो USD में करते हो, ना कि आप रूबल में कर रहे हो या येन में कर रहे हो। मेनली हम लोग USD में ही करते हैं, ठीक है। तो हम लोग गोल्ड ट्रेडिंग को XAU USD से डिनोट करते हैं। USD हो गया US डॉलर, XAU हो गया गोल्ड, ठीक है। इसी तरह सिल्वर है, इसी तरह प्लेटियम है, इसी तरह प्लेटिनम है, इसी तरह कॉपर है, सबका अलग अलग है, ठीक है। जब भी आप USD पेयर से करोगे XAU USD, समझे, इस तरह में आपको क्या हो जाएगा, मतलब ये एक दूसरे के ऑपोजिट ट्रेड हो रहा है, ठीक है। इसमें ये होता है कि अगर US डॉलर अगर स्ट्रांग होगा तो गोल्ड डिक्रीज होगा, ठीक है, गोल्ड कमज़ोर हो जाएगा। गोल्ड अगर इंक्रीज होगा तो US डॉलर कमज़ोर हो जाएगा। इस पर मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा। अभी ये एज अ बिगिनर के लिए मैं बस बता रहा हूँ कि ये सब समझो, ये सब बेसिक चीज़ है, ठीक है। अब देखो एक होता है लॉट साइज। जब भी आप फॉरेक्स ट्रेड करोगे तो उसमें आपको एक आएगा लॉट साइज। लॉट साइज क्या होता है, देखो लॉट साइज को तुम इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि देखो जब भी हम लोग कोई ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तो एक स्पेसिफिक कुछ तो हम लोग वॉल्यूम से ट्रेड लेंगे, तो उस वॉल्यूम को हम लोग लॉट बोलते हैं कि इतना, मतलब हम साइज, अगर मेरे पास कैपिटल है $1000 का, तो हम 1000 का 1% लिस्ट करना चाहते हैं, उस 1000 पे 1% पे जितना लॉट बनेगा उससे हम लोग ट्रेड ओपन करेंगे, ठीक है। देखो अ लॉट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट स्टैंडर्डाइज ट्रेड साइज। द चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन करेंसी कंपेयर टू अनदर इज मेजर्ड इन पिप्स, ठीक है। तो ये पिप्स के बारे में मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो वही होता है लॉट साइज, ठीक है। अब देखो द वैल्यू ऑफ लॉट साइज is set by an exchange or a similar market regulator which ensure everyone trades a set amount and known how much of an assets they are trading and when they open a position, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि लॉट जो होता है वो फिक्स्ड किया जाता है, तो एक्सचेंज की तरफ से फिक्स किया जाता है, या तो मार्केट रेगुलेटर जो होता है, जैसे गोल्ड हो गया उसमें फिक्स्ड आता है कि 0.01 होता है, 0.10 होता है, 0.20 होता है, 0.30 होता है, जो 1 लॉट होता है, 10 लॉट होता है, ठीक है। तो लॉट्स को, जो लॉट जो होता है, लॉट साइज, ठीक है, तो लॉट साइज होता है वो 4 तरह से डिवाइड होता है। स्टैंडर्ड लॉट साइज होता है, एक मिनी लॉट साइज होता है, एक माइक्रो लॉट साइज होता है, एक नैनो लॉट साइज होता है, ठीक है। तो अब देखो आगे किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड लॉट साइज क्या होता है, जो सबसे बड़ा, अगर 10 लॉट का ट्रेड, अगर तुम 10 लॉट का ट्रेड खोलोगे, अगर 10 पिप्स मार्केट अगर इंक्रीज किया तो तुमको $1000 का प्रॉफिट होगा। मिनी लॉट में क्या होता है, अगर 10 पिप्स, अगर ये इसमें 1 लॉट का ट्रेड बोलता है, 1 लॉट, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगा प्रॉफिट उस हिसाब से इंक्रीज करेगा। 1 लॉट, ठीक है, 1 लॉट में अगर 10 पिप्स से इंक्रीज किया तो आपको $10 का प्रॉफिट होगा। फिर उसके बाद आता है माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट में हम लोग खोलते हैं 0.10। 0.10 में क्या होता है, 10 पिप्स ये हुआ, पिप्स में आगे डिफाइन करूंगा। पिप्स अगर वो इंक्रीज हुआ, जो प्राइस अगर आपने बाई किया हो, अगर 10 पिप्स ऊपर गया मार्केट तो आपको $10 का प्रॉफिट होगा। और आपके पास नैनो लॉट है, आप सबसे छोटा अकाउंट मैनेज कर रहे हो, $100 का, 200 का या उससे कम का अकाउंट मैनेज कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ हम लोग नैनो लॉट यूज़ करते हैं 0.01, ठीक है। वहाँ पे 10 पिप्स अगर प्रॉफिट होता है तो वहाँ पे आपको $1 का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं पिप्स सेक्शन पे। करेंसी पिप्स, देखो पिप्स भी 2 तरह का होता है, एक करेंसी पिप्स होता है, एक गोल्ड पिप्स होता है। आपको US30 में अलग पिप्स दिखेगा, US ऑयल में अलग पिप्स दिखेगा, करेंसी में अलग पिप्स दिखेगा, गोल्ड में अलग पिप्स दिखेगा। अभी मैं मेनली बात करूंगा करेंसी पिप्स का, उसके बाद फिर मैं बात करूंगा गोल्ड के पिप्स का, ठीक है। तो पिप्स क्या होता है, देखो एक प्राइस से दूसरे प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, उसको पिप्स बोलते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आप उस पर अच्छे से आप इसको पढ़ लेना। मैं अभी आपको बस शॉर्टकट में बता देता हूँ क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। देखो पिप्स क्या होता है, सपोज एक प्राइस है,
सपोज अभी मार्केट 10 रुपये है, कल होके 12 होगा या आज 1 घंटे बाद 12 हो जाएगा, तो 10 से जो 12 का जो डिफरेंस होता है ना, उसी को पिप्स बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो वो पिप्स होता है। जब भी हम लोग करेंसी पेयर में आते हैं तो करेंसी पेयर में क्या होता है, जो 4th डिजिट होता है मेनली उसको हम लोग लेते हैं। जैसे देखो 1.35361 है, ठीक है। तो 361 से बस ये जो 35,361 से 35,461 जाएगा तो ये 10 पिप्स होगा, ठीक है। ये लास्ट का जो 3 डिजिट है ना, इसको देखते हैं, ठीक है। ओके, तो इसको देखते हैं। मतलब देखना 100 पॉइंट जब डिफरेंस होता है, करेंसी पिप्स का 100 पॉइंट इक्वल टू होता है 10 पिप्स का, ठीक है। करेंसी पिप्स में अगर 10 पॉइंट अगर रहा तो वो 1 पिप्स माना जाता है। अगर 100 पॉइंट मतलब 3500, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 35,600 से 35,700 मार्केट गया, इसका मतलब कितना हुआ, 100 पिप्स का डिफरेंस आया। तो वो 100 पिप्स को करेंसी पेयर है अगर वो, तो वो 10 पिप्स ही गिना जाएगा। अगर आप एक लॉट का ट्रेड खोलेंगे तो वहाँ आपको $100 ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। बट जब आप गोल्ड में ट्रेड करोगे तो इसका उल्टा है। गोल्ड में आपको जो डॉलर होगा, देखो अगर आपने बाय किया होगा गोल्ड, सपोज करोगे 3340 पे आपने गोल्ड बाय किया, ठीक है। जब बाय करोगे तो आस्क प्राइस उसको बोलते हैं जब बाय होता है, ठीक है। तो उसको 3340 पे आपने बाय किया, फिर आपने क्या किया, जब आप मार्केट ऊपर गया 3345 पे आपने सेल कर दिया, ठीक है। जो बिड प्राइस होता है उस पर सेल कर दिया, 3345 पे मार्केट सेल हो गया। तो 3345 से 3340 के बीच में कितना पिप्स का डिफरेंस हुआ, $5 का डिफरेंस हुआ। 5 डिफरेंस हुआ ना, उस $5 को हम लोग बोलते हैं 50 पिप्स। अगर आप एक लॉट का ट्रेड खोलेंगे तो आपको $500 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। हो सकता है पिप्स आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, कोशिश करोगे, आराम से हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा शुरू में 2-4 दिन, उसके बाद खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। इस बात का देखो, यहाँ पे देखो $5 का डिफरेंस आया तो इसको क्या बोले हम लोग, 50 पिप्स, ठीक है। और वहाँ पे जब 100 पॉइंट का डिफरेंस आएगा करेंसी पेयर में, तब उसको बोलेंगे 10 पिप्स, ठीक है। अगर यहाँ पे $1 का डिफरेंस आया गोल्ड में, इसको हम लोग बोलेंगे 10 पिप्स, ठीक है। तो गोल्ड ज़्यादा वोलेटाइल होता है, वैल्यूएबल है, इसलिए इसका कैलकुलेशन अलग होता है एज कम्पेयर टू करेंसी पेयर, एज कम्पेयर टू इंडिसेस, एज कम्पेयर टू एनर्जी, एज कम्पेयर टू US30, नैस्डैक, ओके। अब देखो लीवरेज। अब लीवरेज क्या होता है, लीवरेज आपने सुना होगा कि यार लीवरेज बढ़ा दो, लीवरेज घटा दो, या लीवरेज होता है कि लीवरेज देता है कोई कंपनी। लीवरेज मतलब होता है कि आपके पास कैपेबिलिटी कितना है। अगर आप कोई ब्रोकर है, आपने वहाँ पे 1:10 का लीवरेज लिया, मतलब आपके पास ₹1 है लेकिन आप ₹10 का ट्रेड खोल सकते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं लीवरेज। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, देखो कि आप $1,00,000 का अकाउंट में ट्रेड खोल सकते हो, $1,00,000 का ट्रेड ले सकते हो अगर आपके पास $1,000 हो, ठीक है। अगर ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है 100:1 या 1:100 जो भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर आपके पास ₹1 है तो आप उसका 100 गुना ट्रेड खोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, अगर आपके पास $1,000 रहा, आपके पास अगर आप लीवरेज आपका 1:100 है, आप $1,00,000 तक का ट्रेड खोल सकते हैं, ठीक है, विदाउट कैपिटल। ये आपको कैपिटल नहीं लगता, ये बस ब्रोकर जो मार्जिन देता है आपको कि इतना तुम्हारे पास लीवरेज, इतना तुम्हारे पास ये मनी कंट्रोल में है। तुम ट्रेड एक ही 1000 से करोगे, जो प्रॉफिट होगा 1000 पे ही बनेगा, लेकिन जो प्रॉफिट हिसाब से होगा, तुम 1000 में अगर 1000 का फुल रिस्क ले रहे हो तो मतलब तुम $1,00,000 के अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो। $1,00,000 है, उस पर तुम ट्रेड कर रहे हो एक्चुअली, ठीक है। तो वो लीवरेज कंपनी प्रोवाइड करती है। कोई भी ब्रोकर ले लो, चाहे तुम ग्रो में इंडिया में भी कॉल पुट करोगे ना, उसमें भी आपको लीवरेज मिलता है। तो फॉरेक्स में भी लीवरेज मिलता है। सारा ब्रोकर का अलग अलग है, कोई जैसे आप अनलिमिटेड भी होता है, कोई 1:500 मेनली होता है, और प्रॉफम जब आप ट्रेड करोगे तो 1.30 का मिलेगा। इसका मतलब ये हो जाता है कि मतलब अगर आपके पास $1,000 लॉस करने को है तो आप $1,000 का 30 गुना ट्रेड ज़्यादा ले सकते हैं, समझे। उतने तक का आप अकाउंट में ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है लीवरेज, इतना ज़रूरी नहीं है, कुछ खास नहीं है, बस 1:500 रखो, ठीक है। और उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर करो। मैं रिस्क मैनेजमेंट का एपिसोड 2 में मैं बात करूंगा, अभी एपिसोड है 1 है। मैं इसमें बस बिगिनर के लिए जो सबसे बेसिक, जिसको ABCD भी नहीं आता हो फॉरेक्स का, उसके लिए मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है, वीडियो। उसके लिए है स्पेशली, ताकि वो जब वो सीखे तो थोड़ा उसको पता चले कि एक्चुअल फॉरेक्स है क्या, उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या टर्म होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है।
अगर कोई बोल दे भाई लेवरेज क्या है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं लेवरेज क्या होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप अच्छे से एक बार डिटेल में पढ़ सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से इसको मेंशन किया हुआ विद एग्जांपल के साथ। बाकी मैं जो समझा रहा हूँ वो आप अच्छे से अगर सुन लोगे तो बाकी स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब देखो ब्रोकर, अब देखो फॉरेक्स ब्रोकर क्या होता है। कोई भी ब्रोकर जो फॉरेक्स करेंसी ट्रेड करने देता है, ठीक है, और वो लिस्ट होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोकर। ठीक है, अब देखो अ फॉरेक्स ब्रोकर इज अ फाइनेंशियल सर्विस कंपनी दैट प्रोवाइड्स ट्रेडर्स विद एक्सेस टू प्लेटफॉर्म टू बाय एंड सेल फॉरेन करेंसीज। आपको बाय और सेल करने के लिए फॉरेन करेंसीज के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं फॉरेक्स ब्रोकर। दिस ब्रोकर एक्ट एज अ इंटरमीडियरीज बिटवीन रिटेल ट्रेडर्स एंड द इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जो रिटेल ट्रेडर को कनेक्ट करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोकर। ठीक है, अब देखो एक अच्छा ब्रोकर में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले देखो रेगुलेशन होना चाहिए, उसमें लाइसेंस्ड बाय अ रेस्पेक्टेड फाइनेंशियल अथॉरिटी। ठीक है, CFD होता है और भी बहुत सारा सर्टिफिकेशन होता है, उससे अगर लाइसेंस रहता है वो ब्रोकर, तो वो ब्रोकर अच्छा होता है। कोई भी ब्रोकर होना चाहिए उसमें लो स्प्रेड होना चाहिए। स्प्रेड क्या होता है, आस्क और बिड के लाइन के बीच में जो गैप होता है ना, जितना कम गैप रहता है, ठीक है, तो उतना अच्छा होता है। और कोई कोई ब्रोकर में जितना कम गैप रहता है उतना ज़्यादा कमीशन लिया जाता है। ठीक है, तो टाइट स्प्रेड होना चाहिए और लो कमीशन होना चाहिए। टाइट स्प्रेड मतलब होता है कमीशन, वो जो आस्क और बिड के बीच में जो डिफरेंस रहा ना वो फिक्स्ड रहे। ऐसे नहीं कि तुरंत 1 सेकंड में 10 हो जाए, तुरंत 1 सेकंड में 1 हो जाए, ऐसे रहेगा तो इसमें ट्रेड जब खोलोगे तो बहुत लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा, बेफिक्र रहो। ठीक है, बस अभी इसको ध्यान से बस समझो कि क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। इस टर्म को देखो, 1-2 बार और अच्छे से देखो, समझो इसको। बाकी 1-2 दिन में फिर एपिसोड 2 हर 1-2 दिन पे मैं लाऊंगा, उसके बाद अच्छे से उस पर फोकस करना। ठीक है, अब देखो फास्ट एग्जीक्यूशन हो। फास्ट एग्जीक्यूशन क्या होता है, मतलब आप सेल करो तो इंस्टेंट से हो जाए। ऐसे नहीं कि आपको प्राइस घूम रहा है, एक स्पेसिफिक टाइम होगा, 10 सेकंड 15 सेकंड लेट लगा दिया। फॉरेक्स में 1 सेकंड का डिले आपका हज़ारों का नुकसान कर सकता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, मिनिमल स्लीपेज हो। स्लीपेज क्या होता है, सपोज जब आप न्यूज़ ट्रेड में क्या करोगे, न्यूज़ जब ट्रेड करते हो, न्यूज़ ट्रेडिंग को वैसे मैं मना करता हूँ लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, जब न्यूज़ ट्रेड करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब सपोज आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा कि यार मेरा $100 से ज़्यादा लॉस नहीं हो, तो उस टाइम क्या होता है, जब स्लीपेज अगर आपका ब्रोकर का अच्छा नहीं होगा तो आपका 100 का जगह वो $200 भी लॉस खा जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा ब्रोकर होना चाहिए, अच्छा लाइसेंस होना चाहिए, टाइट स्प्रेड होना चाहिए, लो कमीशन होना चाहिए, फास्ट एग्जीक्यूशन होना चाहिए, मिनिमल स्लीपेज होना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जो मेनली जो ब्रोकर प्रोवाइड करती है, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग वाली ब्रोकर है। ठीक है, मैं प्रोफॉर्म का बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे आप रियल मनी डिपॉजिट करते हो उसका मैं बात कर रहा हूँ। वो मेटाट्रेडर 4, मेटाट्रेडर 5, सी ट्रेडर ही मेनली रखते हैं। ठीक है, आजकल मैच ट्रेडर आ गया है, ट्रेड लॉकर आ गया है, DX ट्रेड आ गया है, बहुत सारा प्लेटफॉर्म आ गया है, लेकिन जो सबसे फेमस MT4, MT5 है और सी ट्रेडर है। ठीक है, ठीक है, और दूसरा उसके बाद एक खासियत बात ये होना चाहिए कि लेवरेज ऑप्शन, बहुत सारा लेवरेज होना चाहिए। सपोज जैसे आप बिगिनर है, आप चाहते हैं कि यार नहीं मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँ, आप लेवरेज को कम कर दो, 1:10 कर दो, ताकि आप ज़्यादा रिस्क बड़ा लॉट ही नहीं खोल पाएंगे, आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर वो आप बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ देर के लिए रिस्ट्रिक्ट रहेंगे कि यार जब आप अपने से चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो आप रिस्ट्रिक्ट ही है, मतलब खुद को कंट्रोल करने के लिए। कभी लोग गुस्से में होता है, बड़ा ट्रेड खोल देता है, बड़ा लॉट खोल देता है, उसके लिए लेवरेज ऑप्शन होना चाहिए कि जो मतलब आप चेंज कर सको। ठीक है, एजुकेशन एंड टूल हो ताकि बिगिनर वगैरह को हेल्प मिले, एनालिस्ट वगैरह मिले, मार्केट रिसर्च वगैरह मिले कि क्या बोल रहा है मार्केट। ठीक है, तो ये सब मिले तो वो सब एक अच्छा ब्रोकर माना जाता है। ठीक है, मैं अभी कुछ ब्रोकर का नाम बता रहा हूँ जो अच्छा है, मेरे हिसाब से है, मैं यूज़ किया हूँ पर्सनली। ठीक है, सबसे बेस्ट है अभी इंडिया में मैं बताता हूँ, एक्सनेस है। एक्सनेस तो अभी सर्विस इंडिया में बंद कर चुका है। ठीक है, लेकिन 2-4 महीने में सर्विस आ जाएगी एक्सनेस के बैक, क्योंकि अभी कुछ मेंटेनेंस चल रहा है। ठीक है, मेनली जो है OctaFX है, उसके बाद IG मार्केट है, वेंडा है, पेपर स्टोन है, XM ब्रोकर है, forex.com है, IC मार्केट है। IC मार्केट मुझे सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, IC मार्केट का कोई जवाब नहीं है, इस बात का ये बेफिक्र रहना। IC मार्केट और एक्सनेस इंडिया में सर्विस बंद कर चुका है, बट IC मार्केट जो है सर्विस देता है। बस IC मार्केट में बस एक ही ये है कि थोड़ा जो विड्रॉल होता है वो थोड़ा स्लो है।
ठीक है, एक्सनेस क्यों फेमस हुआ था? एक्सनेस इंस्टेंट विड्रॉल देता था। ऑक्टाएफएक्स क्यों फेमस हुआ? ऑक्टाएफएक्स बोनस बहुत ज़्यादा देता है, ठीक है, स्प्रेड भी कम रहता है, ठीक है। तो आप अगर चाहोगे तो आप कमेंट करो, मैं इस पे भी अच्छे से ब्रोकर, बेस्ट ब्रोकर जो इंडिया में वर्क करता है और बाकी और जगह भी वर्क करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया से बाहर भी रहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये आता है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या होता है? जहां हम लोग ट्रेड करते हैं। ब्रोकर तो वो होता है भाई जो डील करता है, लेकिन प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पर हम लोग ट्रेड करेंगे। ऐसा तो नहीं कि ब्रोकर पर ट्रेड करेंगे, ब्रोकर कुछ ये होगा, ब्रोकर के पास कुछ प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे एक जो रिटेल ट्रेडर है, जो हम लोग जैसा ट्रेडर है, वो ट्रेड कर सकता है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो सॉफ्टवेयर होता है जो कनेक्ट करता है तुमको ग्लोबल करेंसी से, जो तुम्हारे पैसे को ग्लोबल करेंसी में डालता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म, ठीक है। मेनली जो सबसे फेमस प्लेटफॉर्म है, देखो 3 तरह का ही थे, मैच ट्रेडर बोल रहा हूँ, मेटाट्रेडर 4, मेटाट्रेडर 5, सी ट्रेडर। लेकिन आजकल ट्रेड लॉकर आ गया है, मैच ट्रेडर आ गया, डीएक्स ट्रेड आ गया है, ठीक है। ट्रेड लॉकर और मैच ट्रेडर ये सब मेनली यूज़ करता है प्रॉफर्म, ठीक है। प्रॉफर्म क्या होता है? प्रॉफर्म एक रेगुलेटरी ब्रोकर नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं, दूसरे ब्रोकर से लाइसेंस लेते हैं, ठीक है। तो वो दूसरे ब्रोकर से लाइसेंस, जैसे क्वांटेकल होगा, क्वांटेकल का अपना हो गया, टाइटन कैपिटल हो गया, वो क्वांटेकल ये उसका अपना जो है अभी मेटाट्रेडर 5 नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारा है जिसका अपना नहीं है, तो उसकी वजह से उन लोगों को बहुत सारा इशू फेस करना पड़ता है। इसलिए मैच ट्रेडर और ट्रेड लॉकर ये सब बहुत आसानी से होता है। लेकिन जब मेटाट्रेडर 4, मेटाट्रेडर 5 लाइसेंस बहुत ही रेयर मिलता है, जो अच्छे ब्रोकर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा सब कुछ रूल फॉलो करता है, ठीक है, उसी को ये मिला जाता है, ठीक है। इसलिए मेटाट्रेडर 4, मेटाट्रेडर 5, सी ट्रेडर ये सब बेस्ट ब्रोकर है, ठीक है। MT4, MT5 तो आपने सुना ही होगा, उसी को बोलते हैं मेटाट्रेडर 4, मेटाट्रेडर 5 और सी ट्रेडर। बाकी ट्रेड लॉकर, मैच ट्रेडर सारा एक ही प्लेटफॉर्म है, सब एक ही जैसा है, मिला जुला, ठीक है। सब पे ट्रेड होता है, सब पे आप स्टॉप लॉस, TP, SL सब कुछ कर सकते हो, बाकी और कोई इशू नहीं होता है, ओके। अब ये बात करते हैं कि लीगल है कि नहीं इंडिया में। बहुत सारे लोग आप जब सर्च करोगे तो कोई बोलेगा फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है, कोई बोलेगा कि नहीं यार लीगल है, तो आप मानोगे किसका बात? तो बेसिकली देखो, आज तक जितने दिन मैंने ट्रेड किया है और मेरे रिसर्च के हिसाब से फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में ना तो लीगल है ना इलीगल है। अब इलीगल इस बात के लिए नहीं है कि देखो, इलीगल इसलिए है इंडिया में, आप कोई भी करेंसी को INR के अलावा आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। जैसे आप अगर ट्रेड करोगे तो गोल्ड वर्सेस INR, ठीक है, गोल्ड वर्सेस USD नहीं कर सकते हो। गोल्ड वर्सेस USD उसी केस में कर सकते हो जब तुम INR में पे करो और वो ब्रोकर तुमको USD दे, ठीक है, तभी कर सकते हो। क्योंकि आजकल जितने भी वेबसाइट है, सपोज आपने एक्सनेस में डिपॉजिट किया, एक्सनेस को आप डायरेक्ट पेमेंट नहीं करते हो, आप थर्ड पार्टी को पेमेंट करते हो, जो इंडिया में वेंडर होता है वो पेमेंट करता है, वो एक्सनेस को भेजता है, एक्सनेस आपके अकाउंट में USD डिपॉजिट करता है। फिर जब आप USD विड्रॉल लेते हो ना, जब आप USD विड्रॉल लेते हो, तो ये जो यहाँ पे बैठा रहता है, जैसे जो इंडिया में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होता है, तो एक्सनेस क्या करता है, एक्सनेस उसको भेजता है कि भाई तुम इस बंदे ने विड्रॉल किया, इसके अकाउंट में पैसे डाल दो। फिर ये थर्ड पार्टी जो रिस्पॉन्स लेता है, ये एक्सनेस इसको USD भेजता है, ये जाकर के ये आपके अकाउंट में भेजता है, ठीक है। अगर आपके अकाउंट में डायरेक्ट एक्सनेस भेजेगा तो ये आप इलीगल हो जाएगा, क्योंकि आपने INR डिपॉजिट करके USD में ट्रेड लिया। बट यहाँ पे आपने INR पे INR डिपॉजिट किया और आप INR से USD परचेज नहीं कर रहे हैं, आप INR से INR भेज रहे हैं। और वो जो थर्ड पार्टी कंपनी है, जो शेल कंपनी है, वो खरीद रही है, वो आपके बेसिस पे USD खरीद रही है और वो जाकर के आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर रही है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट USD परचेस करेंगे, जैसे डायरेक्ट आप कार्ड से डिपॉजिट कर दिए, कोई ब्रोकर होगा जहाँ पर डायरेक्ट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से डिपॉजिट होता है बहुत सारा ब्रोकर में, वहाँ वो डिपॉजिट अगर कर दिए, ठीक है, तो वो 100% इलीगल माना जाएगा। क्योंकि इंडिया में ये है कि आप कोई भी ट्रेड पेयर करो तो आप INR पेयर में ट्रेड करो, ठीक है। आप JP वर्सेस INR करो, यूरो वर्सेस INR करो, गोल्ड वर्सेस INR करो, XAUAU हो गया, XTI हो गया वर्सेस INR करो, ठीक है। लेकिन जब आप USD बेसिस पे कर रहे हो, जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करोगे, तो वहाँ पे तो आपको USD बेसिस पे करना पड़ेगा, वहाँ पे तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। तो वहाँ पे जब आपको ये करना पड़ेगा, वहाँ आपको कोई ब्रोकर जैसे ऑक्टाफैक्स वगैरह हो गया, एक्सनेस हो गया, जो भी ब्रोकर में आप पैसे करते हो, आप डायरेक्ट पेमेंट नहीं करते हो, ठीक है। जब इंडिया का वो डालोगे तो वो ऑटोमेटिक आप क्या करते हो, INR में उसको पे करते हो, ठीक है, UPI से करते हो, IMPS करते हो, ठीक है। तो UPI वगैरह करते हो तो आप उसको INR पे करते हो, फिर वो INR वो
आप तो किसी और बंदे को पे किए, आप तो डायरेक्ट एक्सचेंज को पे नहीं किए, और ये बंदा एक्सचेंज को भेजता है, फिर एक्सचेंज आपके अकाउंट में यूएसडी डिपॉजिट करता है और सब विड्रॉल करना होता है। फिर एक्सचेंज क्या करता है, इस बंदे को भेजता है कि भाई इतना रुपये उसको विड्रॉल करना है, मैं इतना डॉलर भेज रहा हूँ, तुम उस बंदे को डिपॉजिट कर दो, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं। अगर तुमको इससे भी सेफ साइड जाना है कि नहीं यार हमको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, मतलब कि क्या पता ये हो जाए, गवर्नमेंट है, कुछ भी हो सकता है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप USDT में डिपॉजिट करो। USDT आपको पता ही होगा, USDT पेयर में डिपॉजिट करो। जब भी आप USDT पेयर में डिपॉजिट करोगे तो उसमें क्या होगा, आपको ये आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में होगा। यहाँ पे आप आराम से विड्रॉ कर सकते हो, यहाँ कोई UPI का टेंशन ही नहीं है, ना IMPS का कोई टेंशन है, ठीक है। तो यहाँ जो आपको टैक्सेशन है वो इंडिया के बेसिस पे आप टैक्सेशन दो कि भाई प्रोफेशनल इनकम है, बात खत्म, इसमें कुछ करना ही नहीं है। लेकिन जब आप INR के बेसिस पर ट्रेड करोगे तो आपको रूल फॉलो करना ही पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। तब वो इलीगल माना ही जाएगा, चाहे आप कुछ भी जस्टिफाई कर दो, वो आपको माना जाएगा। उसके बाद एज अ फेमा के अंडर में आएगा और फेमा फिर आप पे ये करेगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि इंडियन रेगुलेटर ब्रोकर यूज़ करो, ठीक है। सेबी तो अप्रूव नहीं देती है बहुत सारे ब्रोकर को, लेकिन जो ब्रोकर इंडिया में वर्क कर रहा है उसी से वर्क करो, ठीक है, और उसी से विड्रॉल लो। बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट है, जैसे 15 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, 12 लाख हो गया, इतना बड़ा अमाउंट विड्रॉल करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि USDT यूज़ करो, क्योंकि देखो इसमें टैक्सेशन भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा फिर, ठीक है। प्रोफेशनल इनकम में फिर इतना स्लिप वगैरह होगा, सब कुछ होगा, बहुत सारा लफड़ा हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट है USDT में डिपॉजिट करो। अगर छोटा मोटा अकाउंट है, 15 लाख से प्रॉफिट कम हो रहा है ईयरली, तो बस बिंदास रहो, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से UPI से ये करो। बड़ा अकाउंट होगा तो फिर USD यूज़ करो, ठीक है, क्योंकि देखो ज़्यादा बड़ा ये होता है तो बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। फिर थैंक यू।